हाँ जी, स्वागत है आप सभी का उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास जो है वो रहने वाली है आपकी डेमो क्लास, जो मास्टर कैडर हिंदी और लेक्चरर कैडर हिंदी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी दोनों में ये टॉपिक जो है वो लगा हुआ है। और मैं प्रमीला आपको तैयारी करवाती हूँ हिंदी मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर की। तो मैं आपको जो है पहले ये बता दूं कि आपको पाठ्यक्रम जो है वो ऐसे करवाया जाएगा कि पेपर में जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि पेपर जो बनेगा वो हम जो करेंगे उसी में से बनेगा। ठीक है जी। तो ये टॉपिक जो है भाषा और लिपि है, जो मास्टर कैडर में भी है और लेक्चरर कैडर में भी है। क्या टॉपिक रहने वाला है? भाषा और लिपि। भाषा और लिपि। तो इसमें जो है आपको कितना मास्टर कैडर में करना है, कितना लेक्चरर कैडर में करना है, ये भी बताऊंगी। साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे और आपको जो स्टडी मटेरियल है यानी नोट्स जो है वो भी आपको दिए जाएंगे। यानी क्या क्या फायदा हो रहा है आपका, देखो आप बैच ले रहे हो, आपको क्लास में जो है आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि भाषा क्या होता है। भाषा, भाषा क्या होता है। अब ये देखने में जितना आसान है, ये भी नहीं कहूंगी कि मुश्किल है, आसान है भी, पर इससे जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं। आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको ये शायद ना ही समझ आए कि ये किस तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न भी ठीक ठाक बनते हैं पर फिर भी हमसे गलत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अच्छे से तैयारी पहले नहीं की होती है ना। तो आपको पेपर के अनुसार, पेपर का जो लेवल रहेगा उसी के अनुसार मैं करवाऊंगी कि क्या होती है भाषा। तो भाषा है क्या? अब मनुष्य जो है, मनुष्य के मस्तिष्क में विचार आते हैं, उसे विभिन्न भाव होते हैं उसके, वो उनको प्रकट कैसे करे, या फिर उनको अब दूसरों को बताने के लिए कोई तो माध्यम चाहिए। तो अब ये माध्यम क्या होता है? मनुष्य के मन के अंदर जो भाव या विचार आते हैं, उन भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए जो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। और यही हमने परिभाषा लिखनी है कि मनुष्य, मनुष्य सीधा सीधा लिखे तो हम ये लिख सकते हैं कि भावों, भावों या विचारों, विचारों का आदान, आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला साधन, किया जाने वाला माध्यम कह लें या साधन कह लें। माध्यम। दूसरे तरीके से लिखें तो भाषा वह माध्यम है, भाषा, भाषा वह साधन है या माध्यम है, माध्यम है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मनुष्य, मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने, दूसरों के सामने प्रकट करता है, करता है और दूसरों के, दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? वह साधन या वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, अपनी बातें जो है वो दूसरों को बताता है और दूसरों के भाव या विचार जो है वो ग्रहण करता है। उस साधन को हम क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। अब मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ और लिख के भी बता रही हूँ। तो अब अगर भाषा के आपसे रूप पूछ लिए जाए, भाषा के भेद कितने हैं, भाषा के रूप कितने हैं, तो ये दो ही है, क्योंकि मैं आपको लिख के भी बता रही हूँ और बोल के भी। तो यही दो रूप है। कौन कौन से? मौखिक है और लिखित भाषा
है। एक भेद जो है सांकेतिक भी माना जाता है, पर आपने ध्यान रखना है कि सांकेतिक भाषा कोई भाषा नहीं होती है। जैसे हम उदाहरण ले लें कि बस में अगर आप जा रहे हो तो कंडक्टर जो सीटी मारते हैं वो कोई भाषा नहीं है, वो हमें कुछ समझ नहीं आता है, बस वो एक इशारा है, एक संकेत है, तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा है। और सांकेतिकता क्या है, भाषा का गुण है, ना कि भाषा का रूप। ठीक है, भाषा का भेद नहीं है, ये क्या है, भाषा का गुण है। भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा के प्रकार, तो भाषा जो है वो दो प्रकार की है, भाषा दो प्रकार की है। कौन सी, पहले आएगी मौखिक भाषा, पहले भाषा का रूप जो है वो मौखिक ही है, लिखित बाद में है। मौखिक भाषा, जैसे सबसे प्राचीन लिपि जो है वो चित्र लिपि है, वैसे ही। ठीक है, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा अब कौन सी होती है, मौखिक से आप क्या समझते हैं, जिन शब्दों या विचारों को हम मुख से प्रकट करते हैं, जब अपने भावों को हम बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहेंगे, जब हम मुख, या सीधा लिख लो, जब हम बोलकर अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। अब मैं मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रही हूँ, है ना, कहलाती है। अब मैं आपको सीधा ये बताने लग जाऊं कि मौखिक भाषा क्या है, जिसके द्वारा हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो ये जो मैं बोलकर आपको बता रही हूँ ये क्या है, भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है जी। दूसरा प्रकार जो है वो लिखित भाषा है, लिखित भाषा है। और लिखित भाषा कौन सी होती है, जब मनुष्य अपने विचार लिख कर प्रकट करता है, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। तो भाषा का रूप लिखित होता है, सीधा वैसे लिख लो तो भी वो शुद्ध ही है और ऐसे लिख लो तो भी शुद्ध ही है, लिखित होता है। ठीक है जी, बोलकर प्रकट किया तो क्या है, मौखिक है, और जब मैंने ये लिख दिया तो ये सारा क्या है, लिखित है। मैं साथ में मौखिक भाषा का भी प्रयोग कर रही हूँ, लिखित भाषा का भी प्रयोग कर रही हूँ। अब एक बात जो हमने की, संकेतिकता, है ना, क्या है, जैसे बस का कंडक्टर सीटी मारता है और ड्राइवर बस रोक लेता है, तो यह भाषा, ये संकेत है जो भाषा का प्रकार नहीं, भाषा का गुण है, अब बस कंडक्टर को ही क्यों लिया जाए,
जब आप देखते हो ट्रैफिक पुलिस जो वहां पे खड़ी होती है, तो वो एक तरफ से ऐसी गाड़ी आ रही तो हाथ के इशारे से ऐसे रोकते हैं ना, तो वो इशारा जो है वो क्या है, संकेत है। वो सांकेतिक भाषा नहीं, वो भाषा का एक गुण है जिसमें संकेत द्वारा समझाया जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गई भाषा। अगला है लिपि। लिपि, अब ये भाषा जो है, ये सीधा सीधा तो हो गया कि भाषा है क्या, और मैंने ये भी बता दिया कि इसमें होता क्या है। और अगर प्रश्न जो है, वैसे तो ये प्रश्न नहीं बनता है, पर फिर भी आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि भाषा शब्द जो है ये भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है, से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अभी हम सिर्फ भाषा और जो है लिपि की परिभाषा कर रहे हैं। अब हमें हिंदी भाषा की बात करनी है, देवनागरी लिपि की बात करनी है, वो हम विस्तार से कर लेंगे आगे। ठीक है, लिपि। लिपि क्या होती है? अब भाषा तो आपने पढ़ लिया कि मनुष्य जिन भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। पर अब भाषा जो है उसको लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों, ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं क्या, किसे लिपि कहते हैं? भाषा जो है, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ये सारे ध्वनि चिन्ह है, ये वर्ण जो है, ये शब्द जो है, ये सारे क्या है, ध्वनि चिन्ह है या संकेत है। इनको भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब एक प्रश्न जो है ये बना हुआ था, जो प्रश्न बने उन्हीं के आधार पे आपको करवाया जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये बना हुआ था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कि भाषा जो है, भाषा के लिए लिपि होना जरूरी है या फिर लिपि के लिए भाषा होना जरूरी है। तो आप लिख लो कि लिपि के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। भाषा, ये मास्टर कैडर का ही प्रश्न है, भाषा का होना अनिवार्य है, परंतु भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य या कहीं जरूरी नहीं है, ऐसे लिख लो। ठीक है,
क्योंकि कोई भी भाषा जो कोई लिपि है, लिपि वो किस लिए प्रयोग की जाती है, भाषा को लिखने के लिए। भाषा होगी तभी तो लिपि होगी, है ना। अब कोई किसी भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है, भाषा होगी तभी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आई है कि परंतु भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य नहीं। अब बहुत सारी भाषाएं जो है वो ऐसे ही आम प्रचलित हैं, लोगों द्वारा बोली जाती है, आम बोलचाल में बोली जाती है, पर उनकी कोई लिपि नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये प्रश्न बना हुआ है और प्रश्न रिपीट होते हैं। अब हम बात कर ले हिंदी भाषा, क्योंकि भाषा की बात करें, भाषा और लिपि की परिभाषा आपको आनी चाहिए। सबसे पहले लिपि जो है, लिपि को ये ध्यान रखो कि लिपि जो है वो सबसे प्राचीन लिपि जो वो चित्र लिपि है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, सबसे प्राचीन लिपि, सबसे प्राचीन लिपि, लिपि चित्र लिपि है, लिपि है। जो समझ आनी थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसका क्रम जो है वो क्या रहेगा, चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव और ध्वनि, भाव और ध्वनि। और हमारी लिपि जो है देवनागरी वो क्या है, ध्वन्यात्मक है। ध्वन्यात्मक के अंतर्गत भी अक्षरात्मक और वर्णात्मक दो लिपियां हैं, और हमारी देवनागरी लिपि जो है इसका सीधा सीधा प्रश्न बना था कि अक्षरात्मक है या वर्णात्मक है, तो अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। अब भाषा और लिपि पढ़ रहे हैं तो हम किसका अध्ययन करेंगे, हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा विषय जो है वो हिंदी है। तो हिंदी जो है, सबसे पहले तो यही जरूरी है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। आपने भाषा के विभिन्न रूप भी पढ़ने हैं, भाषा के विभिन्न रूप भी हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न रूप जो है वो लेक्चरर कैडर का है। तो मैं आपको वो करवा रही हूँ जो मास्टर कैडर में भी है और लेक्चरर कैडर में, ताकि दोनों, आप दोनों को जो है ये चीज समझ आ जाए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पर जो है भाषा के रूप वो टॉपिक जो है वो लेक्चरर कैडर में अलग से लगा हुआ है, तो वो हम वहीं पे करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है किस भाषा का शब्द है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। हमें लगता है कि हिंदी, अगर हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं हम, फारसी को इससे अलग ही कर रहे हैं, उसे तो विदेशी भाषा मान रहे हैं, तो ये हिंदी भाषा का ही शब्द होगा, पर ये हिंदी का नहीं, फारसी भाषा का शब्द है। ये शब्द दिया किसके द्वारा दिया गया है, तो हिंदी शब्द जो है, यह नाम, यह नाम ईरानियों द्वारा दिया गया है, ईरानियों द्वारा दिया गया है। अब ये लोग जो है, ये किसको, ये जो है सिंधु नाम, सिंधु नदी है ना, सिंधु में ये स जो है इसको ये क्या बोलते थे, है बोलते थे, और ध का उच्चारण करते थे द, तो इससे बना सिंधु। सिंधु से क्या बना दिया इन्होंने, हिंदू, हिंदू। और हिंदू से थोड़ा फिर और परिवर्तन हुआ और क्या बन गया, हिंदी। और धीरे धीरे इसमें जो है ये कै लगा हुआ है प्रत्यय, इसका लोप हो गया और ये बन गया हिंदी। ये भी ध्यान रखना है किस भाषा का शब्द है और किसके द्वारा दिया गया है, तो ये ईरानियों के द्वारा दिया गया है। किस कारण दिया गया है, तो उच्चारण की अशुद्धता इसका कारण है, उच्चारण की अशुद्धता, उच्चारण की अशुद्धता, क्योंकि वो सिंधु का उच्चारण सिंधु नहीं कर पाते थे, वो स को है बोलते थे और ध को द बोलते थे। उसी कारण सिंधु से क्या हो गया, हिंदू, और हिंदू से धीरे धीरे उन्होंने क्या बना दिया, हिंदी, और हिंदी से क्या बन गया, हिंदी, ठीक है जी। और इन्होंने हिंदी को क्या माना है, हिंदियों के द्वारा, या हिंदू जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को इन्होंने क्या कहा, हिंदू भाषा या हिंदी भाषा कहा था ईरानियों ने।
हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की आदि जननी आपसे पूछी जाती है। आदि जननी कौन है? संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। ये क्रम भी आपने याद रखना है क्योंकि ये क्रम से लगाने आया हुआ था लेक्चरर कैडर में। तो सबसे पहले कौन सी? वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत, उसके बाद आती है पाली, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है हिंदी। अपभ्रंश जो है इसमें कई रूप है और उससे सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है हिंदी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये ध्यान रखना है अपभ्रंश से हुई है। किस भाषा से निकली है? तो अपभ्रंश से निकली है। और ये पूछ लिया जाए कि आदि जननी कौन है, मूलतः कहाँ से है, तो मूल कहाँ है इसका? संस्कृत में है। ठीक है, मूल पूछा जाए मूलतः कहाँ से निकली है या फिर आदि जननी कौन है, आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है। अगर प्रश्न ये बन जाए कि हिंदी भाषा किस भाषा से विकसित हुई है, तो ये विकसित हुई है अपभ्रंश से। कौन सी अपभ्रंश? सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी। अपभ्रंश का अध्ययन भी करेंगे, पर यहाँ पे भाषा और लिपि का सामान्य परिचय आप देख लीजिए, ये इसका क्रम रहेगा। और लिपि जो है उसमें ये जो लिपियों का क्रम है, और उसके बाद हमें देखना है कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, जिससे क्या है हमारी देवनागरी लिपि निकली है। तो देवनागरी लिपि जो है इसमें सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे प्राचीन लिपि, सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि मानी जाती है, जिससे देवनागरी विकसित हुई है, विकसित हुई है। और यहीं पे ये लिख लो कि हिंदी भाषा की लिपि जो है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह अक्षरात्मक लिपि है। इस पे जोर देखिए क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रश्न सीधा सीधा बना था और गलत हुआ था, क्योंकि ना तो अक्षरात्मक है ना वर्णात्मक है, ये ध्वन्यात्मक है। पर ये जो है सीधा सीधा प्रश्न बनने के बाद से इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये अक्षरात्मक लिपि है, इसको अक्षरात्मक लिपि माना गया है हमारे पेपर के हिसाब से। ठीक है, ऐसे तो ये अक्षरात्मक भी नहीं है, वर्णात्मक भी नहीं है, ध्वन्यात्मक है। ये अक्षरात्मक लिपि है, लिपि है जो जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये भी याद रखना है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं कैसे? जब आप ऐसे खड़े हो ना, तो ये हाथ ये जो है ये बायां है, ये दायां है। ऐसे खड़े हो आप, ऐसे लिख रहे हो ना बाएं से दाएं, तो ये बायां है दायां। बाद याद कर लो, बाद ऐसे खड़ के सीधे खड़े हो गए तो बाद जहां भी आ रहा है बाद, बायां और ये दायां। ठीक है, ऐसे याद रख लो। अगर आपको याद है तो ठीक है, वैसे मुझे पता है कि आपको लेफ्ट राइट ही याद होगा, आपको बायां दायां याद नहीं होगा। पर अगर जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो ऐसे याद रख लो, बाद ये बायां है ये दायां है। ठीक है, अब ये इससे कैसे विकसित हुई है? ब्राह्मी से। सबसे प्राचीन लिपि मैंने कहा ब्राह्मी लिपि है। यहाँ नहीं, इसको आगे कर लेते हैं ना पूरा। चलो इसका आप यहाँ पे इसको जगह छोड़ते नहीं है, यहाँ पे ये लिख लो कि देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि लिपि का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, या कहीं की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सर्वप्रथम उल्लेख, उल्लेख 2 बार ये प्रश्न बना है। गुजरात के राजा
गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। शिलालेख में मिलता है। दो बार प्रश्न बना है और दोनों बार थोड़ा सा फर्क बस देखने को मिला है। एक तो ये बना है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किस राज्य में मिलता है, तो किस राज्य में मिलता है, गुजरात में मिलता है, ठीक है। और दूसरी बार प्रश्न ये बना हुआ है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है दो तीन कथन दिए, पर उनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो सही उत्तर है वो ही मुझे अभी याद आ रहा है। तो वो ये लिखा हुआ था कि गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में, और समय इसका 7वीं 8वीं सदी उसके साथ दिया हुआ है। ये ऑप्शन मुझे अच्छे से याद है, ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट में ये समय लिखा हुआ है और इतना ये जो है कथन लिखा हुआ है। तो आपने ध्यान रखना है कि कहाँ मिलता है सर्वप्रथम उल्लेख, गुजरात में मिलता है, और पूरा अगर आ जाए तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। इतनी चीज याद रखनी है आपने, सर्वप्रथम उल्लेख और समय, वो उसका साथ में समय दिया हुआ था 7वीं 8वीं सदी तब तो दिया हुआ था। अगर ऑप्शन दो एक जैसे दे दिए जाए और समय अलग अलग दे दिया जाए, एक में 5वीं 6वीं सदी दे दिया जाए, एक में 7वीं 8वीं दे दिया जाए, तो भी आप कंफ्यूज क्या, आप ये सोचोगे कि समय याद नहीं होगा, तो ये सोचो कौन सा सही है, क्योंकि ऑप्शन दोनों सही लगेंगे फिर। तो समय भी याद रखना है 7वीं 8वीं सदी, ठीक है। समय भी आपने याद रखना है 7वीं 8वीं सदी जो है। अब मैंने आपको बताया कि सबसे प्राचीन लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो देवनागरी का विकास क्रम का विकास क्रम सबसे प्राचीन लिपि ठीक ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि है। ये आगे जाकर दो शैलियों में विभाजित हो जाती है। दो शैलियां इसकी विकसित होती है, एक उत्तरी शैली है, एक उत्तरी शैली है और एक दक्षिणी शैली है। दक्षिणी शैली है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सी है, दक्षिणी शैली, क्योंकि इसमें जो है उड़िया कन्नड़ असमिया वो जो है भाषाएं उनकी लिपियां आ जाती है दक्षिणी शैली में। और हमारे लिए कौन सी शैली जो है इसकी महत्वपूर्ण है, तो उत्तरी शैली है। उत्तरी शैली जो है उससे आगे चलकर निकलती है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि ये गुप्त काल में विभाजित हुई थी वैसे दो शैलियों जो है उत्तरी और दक्षिणी शैली में। तो इससे आगे जो है गुप्त लिपि निकलती है, गुप्त लिपि या सिद्ध मातृका जिसे कहा जाता है, ठीक है। और इससे विकसित होती है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से निकलती है शारदा लिपि। शारदा लिपि और शारदा से विकसित होती है हमारी प्राचीन नागरी, जिसे नंदी नागरी भी कहा जाता है, प्राचीन नागरी। और इससे विकसित होती है आधुनिक नागरी, जिसे देवनागरी कहा जाता है, देवनागरी। तो ये जो है इसका क्रम है, ये भी आपने ध्यान में रख लेना है कि किस लिपि से कौन सी जो है वो विकसित हुई है, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। और लेक्चरर कैडर में प्रश्न बना हुआ था वैदिक लौकिक पाली प्राकृत वाला, और उसमें जो है आपको खाली स्थान दिए गए थे दो जगह कि यहाँ पे कौन सी भाषाएं जो है वो आएंगी। तो इनका क्रम भी आपने याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि पहले कौन सी आती है, सबसे प्राचीन कौन सी है, तो सबसे प्राचीन कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। फिर उसके बाद इसकी दो शैलियां आ जाती है, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली में जो है ये भाषाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारी देवनागरी लिपि, क्योंकि हमें देवनागरी लिपि का विकास पढ़ना है। तो इससे विकसित होती है गुप्त लिपि, गुप्त से कुटिल, कुटिल से शारदा, शारदा से प्राचीन नागरी और प्राचीन नागरी से देवनागरी, जिसे आधुनिक नागरी कहा जाता है। ये हो गया इसका विकास क्रम, ठीक है जी।
चलिए जी। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक हमने जो है इसका विकास टर्म एक तरह से देख लिया है, इसका उद्भव, विकास, नामकरण, इसकी जो है ये बोली की बात नहीं, सॉरी, भाषा की बात करें तो भाषा के रूप कौन-कौन से हैं वो भी हमने पढ़ने हैं, या फिर जो है हिंदी किस अपभ्रंश से किस तरह विकसित हुई है, अपभ्रंश कितनी प्रकार के हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़नी है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।